ओके हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम्हें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये वाला एक पार्ट मैंने बहुत पहले इसका बना दिया था एंड तुम लोगों ने रिक्वेस्ट करा, सो अब इसको इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। आई कैन नॉट अश्योर कि कितना मैं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, ऑन द मतलब सब टाइम पे ही डिपेंड करता है क्योंकि टाइम भी कम है। बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी सारा कवर कर दूं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया था तुम लोगों ने। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वर्ल्ड प्लेलिस्ट पहले देख के आओ। डिस्क्रिप्टिव क्लियर है तो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब बेसिकली वो जहाँ पर हम मीन मीडियन ये सारी चीजें निकाल रहे थे, बार्स को देख के, ये सारी चीजों को देख के, तो इनको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते थे। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम कुछ कंक्लूजन्स कर रहे हैं, कुछ चीज कंक्लूड कर रहे हैं अपने गिवन डेटा से। जैसे मेरी पार्टी बने जिसमें सॉल्व हो गया, मतलब ये सपोज मैं मान रही हूँ कि एक ना टोटल 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, मतलब 1 मिलियन लोग हैं, तो मेरे लिए हो गई पॉपुलेशन। अब मैं मान रही हूँ कि जो पार्टी 1 है उसको 100 लोग वोट देते हैं, पार्टी 2 को 200 लोग वोट देते हैं और पार्टी 3 को 300 लोग वोट देते हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन से अगर मैं कुछ चीज, ये वाले हो गए मेरे सैंपल्स, क्योंकि ये पूरी 1 मिलियन लोग नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो उसी पॉपुलेशन के अंदर से आए हैं, उनको हम सैंपल्स बोलते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके मैं कुछ चीजों को कंक्लूड करती हूँ एंड दिस इज नोन एज अवर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या क्या निकालते हैं हम डिस्क्रिप्टिव में, हम मोड मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस ये सब निकालते थे। सैंपल्स में क्या होता है, हमें अलग अलग चीजें निकालनी होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन हमें अलग अलग टेस्ट करने होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पार्ट्स होते हैं ये सारे, चार स्क्वायर टेस्ट। सो आई विल कवर ऑल ऑफ द टेस्ट वन बाय वन। ओके, अब मैं आगे पढ़ा देती हूँ। ये सब नहीं पढ़ाया मैंने। हाँ, ये हो गया। अब देखो, ये टॉपिक्स ना जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ये तुम्हारे सिलेबस में है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, विजुअल मतलब कोई चीज जब तुम्हें किसी फोटो फ्रेम में दिख रही है, या फिर किसी पीसेस के फॉर्म में दिख रही है, या किसी पिक्चर फॉर्म में दिख रही है, सो वी कैन से दैट हमें वो चीज विजुअल हो रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो विजुअल का मतलब क्या हो गया कि जब हमें कोई चीज किसी फोटोग्राफ या पीस या फिर इन सब चीजों के फॉर्म में दिखती है तो हम उसको विजुअल बोलते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है। ठीक है, अगर मैं उस डेटा को कन्वर्ट कर रही हूँ इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ ग्राफ की तरफ कन्वर्ट कर दिया उस डेटा को, या फिर उस डेटा की हेल्प से कुछ पिक्चर्स बना दी ताकि मैं देख के ग्राफ को समझ जाए, जो मैंने तुम्हें ड्राइंग्स बताई थी। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में तुम्हें हिस्टोग्राम बताया था, ये सारे ग्राफ्स वगैरह क्या होता है, तो ये सारे विजुअलाइजेशन के तरीके होते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन मतलब सिंपल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हमें किसी बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा की। ठीक है, विजुअल डेटा माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब किसी चीज को निकालना। ठीक है, सो विजुअल डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम कुछ यूजफुल नॉलेज को, जो भी हमारा बहुत सारा डेटा है उसमें से कोई भी यूजफुल नॉलेज को निकालते हैं, सो उसको हम विजुअल डेटा माइनिंग कहते हैं। मैंने इतना तुम्हें क्लियर कर दिया है। ठीक है, नोट्स का मुझे अगेन याद, अच्छा ओके, मैंने नहीं पढ़ा उस वाले पार्ट में, ये आगे आएगा, आई थॉट मैंने पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो एंड वन मोर थिंग, नोट्स का हाँ तो मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाती हूँ। ओके, उसके बाद आता है टेबल्स वर्सेस ग्राफ्स। सो देखो, टेबल्स मतलब तुम्हें पता है, जैसे ये है, मैंने बोला कि ये ना स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देती हूँ कि हिंदी में उसके 30 आए, इंग्लिश में 40 आए। तो ये मेरा क्या होता है, एक टेबल। और ग्राफ में क्या होगा, फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज लिखी होंगी, जैसे 30, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा हिंदी। अब मुझे देखना है तो पता चल जाएगा हिंदी में उसके 30 आए थे। तो ग्राफ और टेबल में तो मेरा डिफरेंस समझ आएगा क्या होता है। ठीक है, अब देखो, टेबल्स क्या होते हैं, जब हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू को देखना होता है तो उसके लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। ग्राफ हमें जब पूरे डेटा को एक ही बार में प्रोसेस करना होता है तो उसको हम ग्राफ्स बोलते हैं। When user require precise data,
जब यूजर को प्रिसाइज डेटा चाहिए होता है तो वो टेबल्स को देखता है, और जब सिर्फ रिलेशनशिप्स देखना होता है वैल्यूज का, तब वो किसको देखता है, ग्राफ्स को देखता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो तुम पढ़ ही लोगे, इनमें कुछ इतना समझने वाला है नहीं। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला था विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से यूजर विजुअली देख सकता है अपने डेटा को। तो अलग अलग तरीके होते हैं विजुअलाइजेशन के, जैसे हो गया बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बबल चार्ट चार्ट, ये सब। देखो बार चार्ट तुमने सब पढ़ा होगा बचपन में, ऐसे करके जब हम बनाते थे, यहाँ पे डेटा होता था। इससे क्या होता था, देखते ही पता चल जाता था कि हाँ, ये वाला काम इतने से इतने ग्रुप के लोग कर रहे हैं, ये वाला काम इतने से इतने ग्रुप के लोग कर रहे हैं, तो उसको हम बार चार्ट कहते हैं। ओके, फिर हिस्टोग्राम्स भी कुछ होते हैं, एंड देन पाई चार्ट्स। तो ये सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। पाई चार्ट भी तुमने देखा होगा। ये देखो, पाई चार्ट कुछ इस तरीके से एक सर्कल जैसा बना रहता है, राइट। यहाँ पे परसेंटेज लिखे होते हैं कि इतना परसेंट लोगों ने ये काम करा है, इतना परसेंट लोगों ने ये काम करा है। सो देखते ही तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, अब आता है बार चार्ट। क्या करता है बार चार्ट, क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स एंड इनकी वैल्यूज एंड परसेंटेजेस को देगा। पाई चार्ट क्या करता है, समराइज करता है सारे कैटेगरी नॉर्मल मतलब जितना भी डेटा है उसको। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी कि ये वाला काम करने के लिए इतने लोग हैं, ये वाला काम करने के लिए इतने परसेंट लोग ये काम करते हैं, इतने परसेंट लोग ये काम करते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हो तो पाई चार्ट में कंफ्यूजन हो जाती है, उसके लिए वो ठीक नहीं होता। इसके बाद लाइन चार्ट, अगर लाइन के फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट करो सिंपल ऐसे। सो लाइन चार्ट बहुत सिंपल होता है, फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर तुम्हें ट्रेंड्स को शो करना है, जैसे अगर तुमने देखा होगा कि कुछ भी चीजें होती है कि जैसे वो हम ऐसे ऐसे वाले लाइंस में दिखाते हैं, तो ये ना ट्रेंड्स बताने के लिए, ट्रेंड्स पता करने के लिए बहुत इजी हो जाता है ना। ट्रेंड्स पता करने के लिए बहुत इजी हो जाता है कि हमें पता चल रहा है, अच्छा ये चीज ऊपर बढ़ रही है मतलब ग्रो कर रही है। सो दिस इज यूज लाइक दैट। आगे बढ़ती हूँ, मैं ये पूरी पीपीटी ये सब मिटा के तुम्हें दे दूंगी। पता नहीं क्यों ना, मैं अपलोड करती हूँ तो एक्सेस का कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। मैं एक्सेस इधर से डन करती हूँ, बट लोगों की एक्सेस रिक्वेस्ट मेरे पर आ रही होती है। तो मैं वही फिगर आउट कर रही हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। बट आई विल अपलोड द पीडीएफ वंस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे तुम्हारे अलग अलग तरीके के ग्राफ्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये सारे ग्राफ्स बोल रही हूँ, ये सारे विजुअलाइजेशन मेथड्स हैं। अब देखो, प्रॉपर डेटा विजुअलाइजेशन की ट्रिक क्या होती है। डेटा विजुअलाइज हम क्यों करते हैं, ताकि हम फटाफट से डेटा को देखें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लें। तो अगर मुझे एकदम प्रॉपर डेटा विजुअलाइजेशन करनी है, ये ग्राफ्स बनाना है या जो भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो अपने डेटा को क्लियर करना है एंड प्रेजेंटेबल मैनर में अरेंज करना है। अगर मैं जैसे ग्राफ्स बना रही हूँ तो उसमें मेरे को एक्सेस वगैरह का नाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे पाई चार्ट्स बना रहे हो तो वहां पर कलर कोड में डिफरेंस कैटेगरी का पता होना चाहिए। ठीक है, क्लटरिंग ना हो, डेटा को एकदम स्ट्रेटेजिक फॉर्मेट में अगर मैं ऑर्गेनाइज करूंगी तो इन सारी चीजों से मेरा डेटा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है। अब देखो, ये मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। ओके, और आई गेस इस बार सारी यूनिवर्सिटी के पेपर अलग अलग भी बन रहे हैं एंड स्कूल कॉलेज टीचर्स ही बना रहे हैं, तो वही किसी का क्या पूछ लेंगे, किस एग्जाम में किसी का क्या पूछ लेंगे, नो आइडिया। ठीक है, अब देखो ये विजुअलाइजेशन तुम्हें समझ आ गया होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये हम डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कीप डेटा सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। की डेटा को मैं इतना सिंपल रखूं, इजी टू यूज रखूं कि कोई भी देखते ही उसको एनालाइज कर ले। ठीक है, डेटा सिंपल लैंग्वेज, ये सारी चीजें। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले वाली थी स्टैटिस्टिक्स, वो हम पढ़ रही थी पार्ट वन में। अब आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जब तुम यहाँ पर कुछ आउटकम लिख रहे हो और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख रहे हो, मतलब यहाँ पर जो तुम्हारे दो आउटकम्स हो गए हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि तुम वही ऊपर आउटकम लिख रहे हो और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हो। मतलब कि तुम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रोबेबिलिटीज को लिख रहे हो, तो उनको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी हेल्प से हमें डिफरेंट वैल्यूज की पॉसिबल होने की, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है
उसके कितने चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता चलती है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने एक सिक्का उठाया, तो अब सिक्के में अगर हेड आ रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड जो आउटकम है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो क्या है प्रोबेबिलिटी हेड आने की? ऑब्वियसली सिक्का है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी लिख दी, और इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब देखो, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे सिलेबस में क्लियर नहीं है कि कौन सा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लाइक बहुत बड़े हैं, पर आई गेस मैंने एक दो बार देखे हुए हैं एग्जाम में। तो इनकी ना मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी फटाफट से, या फिर देख लेती हूँ इन नोट्स में। आई डेंट रिमेम्बर क्लियरली कि इंक्लूड करा था कि नहीं, तो वो मैं देख लेती हूँ। अगर इन नोट्स में नहीं हुए तो चिंता मत करो, उसकी वीडियो भी आएगी, एंड आज ही आएगी। आई विल मेक श्योर कि मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। तब तक बाकी सिलेबस देखो। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद ना मतलब इन्फेरेंशियल में एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? बायनॉमियल, पॉइजन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तुम अभी के लिए ये देखो कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि कोई चीज तुमने कंक्लूड कर ली, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। मानो कि मैं ना एक दुकान पे गई, वहां की मैंने दो मिठाई खाई, मतलब सैम पॉपुलेशन तो बहुत थी, मिठाई तो बहुत थी, पर मैंने सिर्फ दो खाई, और दो मिठाई खा के मैंने कंक्लूड कर दिया कि ये ना मिठाइयों में चीनी कम डालता है। तो ये क्या हुआ? ये मेरी हाइपोथेसिस हो गई। मैंने एक कंक्लूजन दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल्स, तो उसको मैं हाइपोथेसिस बोलूंगी। अब सपोज कोई और जाता है और उसको बोलता है, वो कोई और मिठाई ले लेता है, एंड वो फिर तीन चार मिठाई ट्राई करता है, फिर वो बोलता है तू पागल हो गई है क्या, चीनी सही तो है मिठाइयों में। तो उसने क्या करा? मैंने जो क्लेम करा था, उसने उसको पहले टेस्ट करा, एंड देन मुझे बोला कि मेरा टेस्ट गलत है, मैंने जो कंक्लूड करा वो गलत है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लोगों ने जो छोटे छोटे सैंपल्स को लेके कुछ कंक्लूड करा है, हम उन चीजों का टेस्ट करता है। इतना क्लियर हुआ? और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने के मतलब किसी के कंक्लूजन्स को चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, चार स्क्वायर वगैरह इज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझ आ गया। उसके बाद आता है कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा और ध्यान से देखें। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि ये क्या करेगा, कुछ डेटा सेट को लेगा और ये बताएगा कि उसके होने की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज हो सकती है। तो ये कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल जाता है। अगर कोई इवेंट है जो होने की चांसेस इम्पॉसिबल है कि वो हो ही नहीं सकता, तो जीरो। एंड ये है कि बहुत ज्यादा होगा या फिर वही इवेंट हमेशा होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को वन डाल देते हैं। मोर स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बहुत लार्ज सैंपल में वो कितनी बार है। ठीक है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम रियल वर्ल्ड के रियल लाइफ वेरिएबल्स को के बारे में बता सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ हेड, तो ये मेरा एक रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को निकालते हैं, जिनके निकालते हैं उनको हम रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। जो भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको हम पी एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम पी एक्स से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या करता है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं आया, जब आएगा तो तुम समझाना। बट रैंडम वेरिएबल्स को की एक नोटेशन होते हैं, मतलब तुम अगर रैंडम वेरिएबल्स पेपर में लिख रहे हो कि ये वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, उनको रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, उनको रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड इनकी इक्वेशन होती है किसके साथ? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये जो होता है, ये टाइड का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है आगे ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं हम जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, मतलब सॉरी रैंडम वेरिएबल्स निकालते हैं, तो फॉलो इसके साथ ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्स
ये वाला सिंबल, टाइट वाला सिंबल, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, म्यू मतलब क्या होता है, मीन, सिग्मा स्क्वायर, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट के होने की, तो दो चीजें होंगी। या तो ऐसा होगा कि वो इवेंट एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, पांच बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है। ठीक है, या जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। या तो मेरे 2 बार 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, या फिर मेरे 5 बार 100 मार्क्स आए हैं, या फिर ऐसा कुछ। तो इनको तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी, इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें डिस्क्रीट वेरिएबल्स मिल रहे हैं। मतलब हमारे वेरिएबल्स कैसे, नॉर्मल नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इस तरीके की जब प्रोबेबिलिटी आती है, तो वो मेरा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब मेरी प्रोबेबिलिटी ऐसी आ रही है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इनके बीच में एक नंबर है 1.5, ठीक है, और कोई नंबर है 1.4। अगर मेरे ऐसे वाले नंबर भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आने लग गए, सो दिस इज माय कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 1.4, 1.9, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। अगर मैं तुम्हें बात करूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने डिस्क्रीट वाला समझाया। अब देखो होता क्या है, ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट वो मतलब कॉन्टिन्यूअस। देखो, डिस्क्रीट का सिंपल सा मतलब है वो चीज जिसको तुम काउंट पर कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एंड अगर तुम्हें और ढंग से समझाओ, तो डिस्क्रीट का मतलब होगा कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें किसी भी तरीके का मैं वेरिएबल डाल सकती हूँ। जैसे 1 डाल दिया मैंने, 3 डाल दिया मैंने, 5 डाल दिया, जो भी काउंटेबल है वो डाल सकती हूँ। बट जो मेरा कंटिन्यूअस वाला होता है, उसमें मेरे पास एक रेंज दे दी जाती है कि 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें तो मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी ले सकती हूँ, है ना। मैं 0.5 ले सकती हूँ, 0.5 ले सकती हूँ, 0.9 ले सकती हूँ। आई थिंक इतना तो मैं समझ आ गया होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी टेबल्स क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी टेबल्स की हेल्प से हमारा जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करना। ऐसे हम एक टेबल बना देंगे। उसमें यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स लिखेंगे कि 0 से 5, एंड देन उनकी प्रोबेबिलिटीज पता करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वर्क करता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी टेबल में क्या क्या होगा, वैल्यूज होते हैं या फिर क्लास इंटरवल्स होंगे, एंड साइड प्रोबेबिलिटीज होंगी। ये क्या कौन से लिखा है मैंने, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब वो वैल्यूज जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड जो डायरेक्ट एक वैल्यू होती है। जबकि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी एक पूरी रेंज ऑफ नंबर्स के लिए निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दो चीज होती है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड एक पीएफएस होता है। हाँ, पीडीएफ होता है। मैं पीएफएस बोल रही थी, हाँ पीडीएफएस बोल रही थी। ओके, सो पीडीएफ होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमारा आगे जो डिस्क्रीट वैल्यूज वाले होंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत जितना भी होगा तुम्हारा इस वीडियो में, वो मैं बताने वाली हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पीएमएफ। अब जो भी हमारी, जब हम प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सारा कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से ही कनेक्टेड है, राइट। तो ये जो पी ये क्या हो गया। तो ये जो पीएमएफ है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जो क्या बता रहा है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को बता रहा है। मतलब जब हमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है, तो हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, पीएमएफ की हेल्प से। समझ नहीं आ रहा, ये देखो क्या होता है कि पीएमएफ एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जहां पर एक इक्वेशन होगी वो, ठीक है, एक इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन से हम कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीएमएफ का मतलब क्या होगा कि ये भी ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी होती है, उनको हम निकालते हैं। ठीक है, अब पीएमएफ का एक एग्जांपल देखो। सपोज मैं तुम्हें बोलती हूँ, मैंने टू कॉइन्स को फेंका, टू कॉइन्स को फेंका, तो अब या तो मेरे पास हेड हेड आएगा,
या फिर हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। अब मुझे इसका जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है, तो मैं देख लूंगी कि यहाँ पर मैं कुछ इवेंट्स लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ इवेंट्स या फिर रैंडम वेरिएबल्स लिख देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जीरो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ वन हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड देन मैं बोल रही हूँ टू हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे बताओ जीरो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जीरो हेड के आने की एक ही चांस है, तो ये हो जाएगा 1/4। वन हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वन हेड आने की एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 2/4। और टू हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक ही बार टू हेड आ रहा है, तो 1/4। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा इसका पूरा समेशन मेरा क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या होता है, इन सब का सम पीएमएफ होता है। अभी अगर तुम्हें यहाँ पे डिटेल में नहीं समझ आ रहा, तो मैंने एक तरफ साइड में एक अलग नोट्स निकाले हैं जहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर पीएमएफ की पूरी अच्छे से प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सबसे पहले पीएमएफ होता क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, सपोज मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स दे रखे हैं जिनमें मुझे पीएमएफ निकालना है। तो पीएमएफ निकालने के लिए हम दो तरीकों का यूज करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी पीएमएफ के अंदर प्रोबेबिलिटीज होती है, सबका समेशन 1 होता है। ठीक है, सबका समेशन 1 होता है, और जो भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होती है वो ग्रेटर होंगी या फिर इक्वल होंगी जीरो से। ठीक है, तो ये तरीका होता है पीएमएफ निकालने का। अब सपोज मुझे बोला कि मैं हमने ना एक कॉइन को दो बार फेंका। ठीक है, हाँ, दो बार फेंका। तो यहाँ पर एक्स क्या है कि हमने कॉइन्स को मतलब इवेंट हमारा क्या, वेरिएबल क्या है कि दो बार कॉइन फेंका। तो एक बार हो गया जीरो, एक बार वन हो गया, और एक बार टू हो गया। अब सपोज हमसे कुछ प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि इसमें से हर बार फेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर है टॉसिंग अ फेस कॉइन, पर फेस कॉइन को फेंका। अब यहाँ पर मैंने ले लिया कि इसमें मेरे को बताओ कि फेस कॉइन में फेस आने की जीरो बार कितनी प्रोबेबिलिटीज है, एक बार फेस आएगा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज है, और दो बार फेस आएगा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज है। मतलब एक कॉइन होता है, उसमें एक साइड फेस होता है, मतलब हेड या टेल्स ऐसा मान लो, या फिर फेस मान लो, फेस साइड होगी या हेड या टेल जो भी मान सकते हो। सपोज मैंने दो बार अपने फेस कॉइन को फेंका, तो पहली बार में चांस है कि पहली बार में मुझे फेस दिख जाए, है ना, या फिर दूसरी बार में मुझे फेस मिले, तीसरी बार में फेस मिले, या फिर फेस मिले ही ना। अगर मैं इस वेरिएबल के लिए बनाऊं कि अगर मैंने, या फिर फेस पॉइंट से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ कि मानो मैंने कॉइन को दो बार करा है, तो मेरे को फेस कॉइन एक साइड हेड होती है, एक साइड टेल होती है, तो फेस कॉइन वाली साइड भी आएगी इसी के अंदर। तो मेरा आउटपुट एक बार हेड आ गया, एक बार हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल ऐसा आ गया। अब मानो मानो एक्स मैं एक इवेंट ले लेती हूँ कि सपोज मैं मानती हूँ मेरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो बार, अगर मेरा हेड आ रहा है तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जीरो बार हेड आ रहा है इसकी मेरे पास वन प्रोबेबिलिटी है। एक बार हेड आ रहा है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक बार हेड आने की यहाँ पर देखो दो प्रोबेबिलिटी है, सेम चीज मैंने समझाई थी। एंड अगर दो बार हेड आ रहा है उसकी भी वन प्रोबेबिलिटी है, तो ये 1/4 हो गया। यही सेम एग्जांपल अभी मैं दे रही थी। अब अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगी और इनका सम 1 आएगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल से निकाला, एंड इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। देखो क्या होता है कि कभी कभार ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर हमें कुछ वैल्यूज इस तरीके से दी जाती हैं कि उसको हम उसकी हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को निकालते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें क्वेश्चन से समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एफ एक्स अगर पी आई है, मतलब एफ एक्स की जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली वो ऐसी है, तो जब हम इसको क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये पी एक्स लेस देन या इक्वल्स टू एक्स हो जाएगी। ये तुम्हें मैं अभी क्वेश्चन से समझाऊंगी, क्योंकि आई नो
तुम्हें नहीं समझ आने वाला ऐसे देख के तो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन्होंने ना कुछ कॉइन्स को 2 बार फेंका। ठीक है, अब यहाँ पर ये इन्होंने कुछ बोला और इनको कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी मिली कि जो 0 से छोटे थे उनकी 1/4, जो 1 से छोटे थे उनकी 3/4, और जिनसे जो 2 से छोटे थे वो 4/4 थे। यहाँ पर तुम्हें जो प्रोबेबिलिटीज मिली है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन के रूप में नहीं मिली। यहाँ पर तुम्हें क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के तौर पे प्रोबेबिलिटीज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज होती है इनको हम क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बोलते हैं, जिनमें हम ये लेस देन इक्वल्स टू इन साइंस को यूज करते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इसमें तुम्हें के की वैल्यू को निकालना है। तो सिंपल है, तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि जितने भी पीएमएफ वगैरह होते हैं उन सबका सम 1 होता है। तो इसको निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो जितनी भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी दी हुई है सबको ऐड कर लो। एंड देन ये देखो, जैसे सबको ये दिया था 0 के, इन सबको मैंने ऐड करा, एंड देन इन सबको ऐड करने के बाद हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इसमें के की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन हम के की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, मुझे वो वाले प्रोबेबिलिटीज निकलवा के दो जहां पर x < 6 है। तो x < 6 है तो कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज है इसमें, है ना। 0 भी इंक्लूड हो रही है, ये वाला के भी इंक्लूड हो रहा है, 2 के भी हो रहा है, ये वाला 2 के भी हो रहा है, ये सारे केसेस में हो रहा है ना। तो मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें x < 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सेम चीज बन गई। अगर x < 6 है तो इसकी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज होंगी। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमें पहले k के टर्म्स में वैल्यूज दी हुई थी, हमने k की वैल्यू को निकाला एंड इसको जब इसके अंदर पुट करा तो अब हमने अपना एक नया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है। देखो यहाँ पर ऊपर हमें किसके टर्म्स में वैल्यू दी हुई थी, k के टर्म्स में। यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू के टर्म्स में दी हुई है, 0 के 2 के। हमने के की वैल्यू निकाली जो हमारी 1/10 आ रही थी। 1/10 को 0.1 बोलते हैं। अब यहाँ पर के की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.1। 2 की कितनी हो गई, ये सारी वैल्यूज को हमने इस डेटा में पुट कर लिया। इस डेटा में हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। अब देखो, हमारा कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब मुझसे पूछ रहा है कि मुझे वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जहां पर x जो होगा वो < 6 होगा। x < 6 है, किन किन केसेस में x < 6 है, यहाँ से पूरा 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01। तो मैं क्या करूंगी, इन सबको ऐड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे इन सबकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया। समझ आया। एक और तरीका हो सकता है करने का, जैसे इंस्टेड ऑफ मैं ये निकालूं कि प्रोबेबिलिटी कितनों की 6 से छोटी है, मैं ये निकाल लेती हूँ प्रोबेबिलिटी बड़ी कितनों की है 6 से, और उसको जब 1 से माइनस कर दूंगी तो मुझे छोटी की वैल्यू मिल जाएगी। ये समझ आ गया। उसके बाद अगर मुझे निकालना है probability जिसमें x जो है वो 6 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी जिसमें x 6 से बड़ा है 0.02 प्लस 0.17 होगा, 0.02 प्लस 0.17 होगा, कितनी आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 0.19। ठीक है, कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 0.19। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें सीडीएफ पढ़ाया था अभी अभी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में प्रोबेबिलिटीज तुम्हारी कैसे होती है। तुम्हें इस तरीके से नॉट इक्वल्स टू, इस वाले फॉर्म में प्रोबेबिलिटीज को दिया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाएगा कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, उससे सीडीएफ निकालो। तो तुम सीडीएफ कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले क्या करा, मैं इसमें सीडीएफ निकालने का तरीका दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें हमने क्या करा कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लिख लिए कि जब x 0 से छोटा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, x 1 से छोटा है तो कितनी हुई, x 2 से छोटा है, x 3 से छोटा है, x मतलब छोटा या इक्वल है 4 के, x छोटा है इक्वल है 5 के, एक्स छोटा है इक्वल है 6 के, एक्स छोटा है इक्वल है 7 के। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो अब यहाँ पर ऊपर हमने ना इन सब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी निकाली थी, अभी तो हम सीडीएफ निकाल रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से वैल्यूज निकाल ली थी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स 0 से छोटा या फिर बराबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। एक्स 1 से छोटा या बराबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 से छोटे में 0 और 0.1 दोनों आ रहा है।
तो ये 0.1 ही होगी। और मैं बोल रहा हूँ एक्स 2 से छोटा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 से छोटा में 0.2 0.1 सब इंक्लूड होगा, तो एक्स 2 से छोटा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2 से छोटा और 2 से बराबर है की प्रोबेबिलिटी 0.3 होगी। तो यहाँ पर देखो एक्स 2 से छोटा और उससे बराबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 हुई। इस तरीके से हम सीडीएफ को बनाते हैं। सीडीएफ इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में। ये वाले नोट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट कंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब फोटो ब्लर है बट कंटेंट इज लाइक वेरी गुड। सो आई विल प्रोवाइड दिस notes and the previous one also in the description box this time. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जिनकी बहुत सारी वैल्यूज होती है, मतलब एक फिक्स इंटरवल, मतलब अगर मैं एक रेंज बोलूं तो उस रेंज में प्रोबेबिलिटी के अंदर वो कितनी भी बार आ सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 8 क्लास के बच्चे हैं और इनकी मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट अब ऐसे थोड़ी होगी कि या तो 6 फीट होगी या फिर 7 फीट होगी। नहीं, हाइट तो 6.5 6.2 6.1 कैसी भी हो सकता है। तो जब हमारे पास वेरिएबल्स कंटिन्यूअस ऑर्डर में, तो जैसे अब हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना सीखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस ऑर्डर में होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालना है तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन है पर कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ आ जाएगा। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा ये इंटीग्रेशन यूज कहाँ पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है कि मानो तुम्हें ना ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कुछ इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बोला कि तुम्हें इसमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हम पीडीएफ निकालते हैं, ये हमें कंटिन्यूस वैल्यू है, इसका मेरे को फॉर्मूला क्या पता है क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ मुझे देख के बताओ कि मेरा फंक्शन 0 से लेकर 2 तक है। तो अगर मैं वैल्यूज को डिवाइड करूंगी, मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ एक्स डी एक्स होगा मेरा, प्लस अगला ब्रेक कहाँ पर लूंगी मैं? 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि इसमें मेरे को अल्फा टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलेस की हेल्प से अब मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा ये? 0 से 2 अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ ये वाली चीज देखो, हमने कैसे ब्रेक करा इसको? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 से 2 थी, और फंक्शन डी एक्स प्लस 2 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया। आई थिंक इतना क्लियर है। इस पूरे को मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर इतना समझ आया। अब मेरे को एफ एक्स की वैल्यू दी थी अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहीं पर लिख देती हूँ कहीं पर, जो मेरा फंक्शन है वो मेरे को कितना गिवन है? यहाँ से मैं तुम्हें अल्फा की वैल्यू निकालनी सिखा रही हूँ इन पीडीएफ, अगर वो कंटिन्यूस मैनर में दिया है तो, क्योंकि क्वेश्चंस अगर इजी बनाना चाहेंगे तो यहीं से बनेंगे। क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे जाती हूँ। यहाँ देखो ये तो मैंने करना सिखा दिया था इतना। अब हमें क्या करना है? जब एफ एक्स डी एक्स में अगर तुम माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक लिमिट डालोगे, या तुम अगर इसको इन्फिनिटी से, मतलब जहां पर भी अगर इन्फिनिटी आ जाता है ना, तो ये पूरे फंक्शन जीरो जाते हैं। ये पूरे फंक्शन जीरो जाते हैं, तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये तो 1 के बराबर ही है। ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा 1 के बराबर होता है, राइट। और जब हम डिस्क्रीट करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स डी एक्स तब हमारा 1 के बराबर था। ठीक है, समेशन वाला किसके लिए यूज होता है? डिस्क्रीट के लिए। और ये इन्फिनिटी वाला किसके लिए यूज होता है? कंटिन्यूस के लिए। अब देखो ये तो हमारा 0 हो गया। अब मुझे सिर्फ इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, राइट। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी? एफ एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। क्या है एफ एक्स की वैल्यू? अल्फा
2x - x²। तो मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ यहाँ पर, इसकी जगह पर मैंने डाल दी f(x) की जगह अल्फा 2x - x²। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की। तो अल्फा को मैं अभी बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि है मेरा कांस्टेंट, बाहर निकल गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा अगला स्टेप था इंटीग्रेशन करना। तो मैं इंटीग्रेशन करने ले गई। 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x का इंटीग्रेशन होता है, मैं एक का करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर 2 पहले मल्टीप्लाई में था, है ना, ये वाला 2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। तो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, आ गया x²। और x² का क्या होगा, x³ अब लिमिट थी 0 से लेकर 2 तक, और ये हमारा 1 के बराबर होता है। अब हम इसमें कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अगर x² में मैं अपर लिमिट लगाऊं तो क्या हो जाएगी, 4। ये देखो, यहाँ x² में ये मेरा एक फंक्शन बना x² में मैं पहले 2 पुट करूंगी, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। माइनस मेरी लोअर लिमिट 0 है, तो x² में जब 0 पुट करूंगी तो 0 ही आएगा। तो इसका मेरे को x² में जब अपर और लोअर लिमिट लगाई तो 4 मिला। अगर यहाँ पर 0 ही है, वरना तो हम 4 माइनस ये करते, मतलब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पर 2 था, 2 को जब इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट 2, आंसर क्या आएगा 8/3। वरना -0 करते, पर लोअर लिमिट यहाँ पर 0 ही है, सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। अब ये मेरी 1 के बराबर है। 1 के बराबर क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो 1 के बराबर है। इस पूरे को सॉल्व करके हम इस साइड ले गए, तो हमारा आंसर आया अल्फा की वैल्यू 3/4। ये हमने क्या निकाला, कंटिन्यूअस वे में हमने अल्फा की वैल्यूज को निकाल दिया। मानो ये तो एक सिंपल हो गया। अब मेरे को बोलते हैं इसी वाले उसमें कि x greater than 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और मुझे पता है कंटिन्यूअस है। तो अगर x greater than 1 की निकालनी है, तो फंक्शन तो मेरा अल्फा 2x - x² ही था, है ना। मैं इसको डाल दूंगी सेम, अल्फा 2x - x²। और इसमें इस बार लिमिट बताओ क्या लगेगी, x greater than 1 है, राइट। x is greater than 1 है, तो लिमिट क्या लग जाएगी इसमें, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला कि इन्फिनिटी पे जब भी लिमिट लगेगी तो 0 आएगा। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, यहाँ की जो वैल्यू है x की, सिर्फ 0 से 2 की रेंज में ही है। तो फिर हम यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी ना निकाल के 1 से 2 की रेंज में ही निकालेंगे। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे हमें मेरा x greater than 1 मिल जाएगा। समझ आ गया। आई थिंक PDF PMF ये सारा क्लियर हो गया है। आगे मैं बढ़ती हूँ। इसके बाद यहाँ पर है CDF निकालना भी मैंने समझा दिया। इसमें भी सेम ही तरीके से हम CDFs को निकालते हैं। तो अब मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बता दिया है तुम्हें, एंड तुम्हें कंटिन्यूस CDF का भी आइडिया हो गया है क्या होता है, ठीक है। और ये सब बता दिया। अब देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। इसमें ना बहुत थोड़ा सा तुम्हें मिलेगा, इसकी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी, अभी ही बना दूंगी। मेरे नोट्स वोट्स रेडी है, बस ज्यादा मैं चाहती नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा मुझे एडिटिंग करनी पड़े कंबाइन करके वीडियोस को, क्योंकि उससे ना अपलोडिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये हो रही है मेरे नेटवर्क उसमें, और बहुत डिले हो जाता है वीडियोस को अपलोड करने में। एंड मैं चाहती हूँ ये वीडियो तुम तक जल्दी पहुंचे। सो इस वजह से वो वाली चीज ना मैं अलग से करवा दूंगी, सारे डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी आ रहे हैं। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कैसे होते हैं, बायनोमियल, डिस्क्रीट, यूनिफॉर्म एंड पॉइजन, ये सारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तुम ये समझो कि इन सबके टाइप्स है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ना, मतलब ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इनमें भी हम मीन, मीडियन, मोड यही सब चीजें निकालते हैं, बट इनके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं तुम्हें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला बताऊं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने का तरीका हमारे पास होता है ई माइनस, एक सेकेंड, ई माइनस लेमडा, लेमडा आर एंड देन आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है, बट ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो बायनॉमियल में हम सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं कि किसी चीज के होने की क्या सक्सेस रही होगी और क्या फेलियर्स होंगे। अब जो पी होता है उसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानती हूँ, ठीक है, और जो क्यू होता है उसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मानती हूँ। अब मैं तुम्हें निकाल बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होने के कितने चांसेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होने के कितने चांसेस है।
तो अगर इसमें मैं रिलेशन पूछूं, तो देखो इसमें रिलेशन क्या होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू मेरा हमेशा 1 होगा, यानी कि किसी इवेंट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी और उसके सक्सेसफुल ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों को जब ऐड करता है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अभी तुम इतनी सारी चीजें ध्यान रखो बस, और इतना ज्यादा मत डिटेल में पढ़ो, मैं तुम्हें ये वाली चीजें कवर करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तुम्हें पता है क्या होता है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर से हम बहुत थोड़ा सा सैंपल लेके कुछ कंक्लूड कर देते हैं, तो उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, एंड देन उसी को हम टेस्ट करते हैं। जैसे सपोज मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनकी सबकी मतलब कुछ परसेंट लोगों की एज निकालती हूँ। मतलब मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ 20 लेके उन 20 स्टूडेंट्स की एज निकाली। अब देखो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ा ना बड़ा है, तो इसको अगर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगी तो ये वीडियो अगेन बड़ी हो जाएगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूरा मैं तुम्हें अगले पार्ट में अपलोड कर दूंगी, एंड उसके बाद वाले टॉपिक्स भी पार्ट्स में आएंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि जैसे पार्ट आए, नेक्स्ट पार्ट आए तुम तक पहुंच जाए वो। ओके, बाय।